हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। माय नेम इज़ आमिर रेज़ा एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि एक सिविल इंजीनियर को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए साइट पे जाने के लिए या जॉब पाने के लिए। बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स को बहुत कुछ होनी चाहिए, बट जो साइट के लिए मेनली जो रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या किसी भी साइट पे किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या जो भी साइट इंचार्ज है या साइट इंजीनियर है उसके थ्रू जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। नॉट इवन क्वेश्चंस, जो टॉपिक पूछे जाते हैं जो कि आने चाहिए आपको, हम उस बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे, वो टेक्निकल नहीं थे। टेक्निकल क्वेश्चंस हम कुछ टाइम में आपको प्रोवाइड करा देंगे, अराउंड कुछ टाइम नहीं, आई गेस नेक्स्ट वीडियो शायद हो सके वही हो। इस वाले वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक जो सिविल इंजीनियर होता है, जो साइट पे जॉब करना चाहता है, जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में जाना चाहता है लेकिन साइट पे, उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। लाइक उनके लिए कहने का मतलब ये है कि उनको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए वो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। मैंने भी कई इंटरव्यू दिए हैं, बहुत सारे कंपनीज में गए हुए इंटरव्यू दिए हैं, क्रैक किए, तो उस एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें उसी के बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा। तो जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है, वहाँ पे होता क्या है, पहले आपका इंटरव्यू लेगा आपका HR, फिर आपका इंटरव्यू आप कोई और नहीं लेता है। टेक्निकल इंटरव्यू सीधे लेते हैं वहाँ जो साइट पे आपको भेजना है उस साइट के इंजीनियर, आइदर वो जेई हो सकता है, आइदर वो सीनियर इंजीनियर हो सकता है या प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, लेकिन हाँ यही दोनों में से कोई लेते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें, जब HR जब इंटरव्यू लेगा तो वो कुछ नॉर्मल चीज़ें पूछेगा, नॉन टेक्निकल एक दो अगर सवाल उसको आते हैं तो पूछेगा, लेकिन जब वो जेई आता है तो आपसे साइट से रिलेटेड सारी जो इंपॉर्टेंट बातें होती है वो पूछता है, क्योंकि उसको साइट पे ऐसा बंदा चाहिए जो उसके काम को आसान करे। लाइक बहुत सारे साइट्स पे मैं गया हूँ जहाँ पे जो हमारे जेई होते हैं वो नए बंदे के आने के बाद उसके ऊपर पूरा लोड डाल देते हैं और वो बंदा पिस के रह जाता है, जेई फ्री हो जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ऐसा होता है साइट्स पे, बहुत सारे साइट्स पे होता है। तो आगे बढ़ते हैं, आज के वीडियो में देखते हैं क्या क्या बात है, क्या क्या टॉपिक्स है जो डिस्कस करना है। तो जो पहली चीज़ आती है वो आती है ड्राइंग रीडिंग। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आप सब जानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत सारी ड्राइंग्स आती है, बहुत सारी ड्राइंग्स है, तो उसे रीड करना भी आना चाहिए हमारे पास। आपको भी पता है कॉलम की है, कॉलम की ड्राइंग आती है, स्टील की अलग से आती है, बीम की आती है, ये सारी ड्राइंग्स आती है, स्लैब्स की आती है, और भी बहुत सारी ड्राइंग्स आती है। अब इन सब ड्राइंग्स को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि साइट पे जो भी हम काम करते हैं वो करते हैं प्रिसीजन से। जो हमारी जो भी इंडस्ट्री में काम होता है वो प्रिसीजन से होता है। प्लस अगर आपको नॉलेज नहीं, आपको पढ़ने नहीं आता है साइट पे जो भी ड्राइंग्स है वो, तो आप रीड नहीं कर पाओगे, तो आप उसको बता नहीं पाओगे कितना मटेरियल कौन सा चाहिए, कहाँ चाहिए, कब चाहिए। दूसरी चीज़ जो गलती करते हैं लोग, इसके वजह से वेस्टेज भी निकल सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने अगर लेट सपोज टाइल्स लगाने थे 4, आपने कह दिया कि यहाँ 8 लगा, वो तोड़े जा रहा, लगाया जा रहा, तो ये सब बेकार होता है। ड्राइंग रीडिंग आपको आनी चाहिए। अगर स्टील की बात करें हम, लेट सपोज हमें एक बीम में डालना था अराउंड 20 फीट का डालना था सरिया, ठीक है। आपने क्या किया, आपने 21-22 फीट का काट के डाल दिया, आपको नहीं पता लगा। अब वो जो 2 फीट की बची हुई है हमारे पास स्टील बार, वो वेस्ट होगी। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए भी ड्राइंग जरूरी है। प्लस में ब्रिक्स, मेसनरी, सीमेंट वगैरह ये सब वेस्ट ना हो, सारी मटेरियल्स, इसके लिए ड्राइंग रीडिंग बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें होती है। अब ड्राइंग रीडिंग में आगे बढ़े तो होता क्या है, तो वही मैंने बता दिया आपको। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कंटेंट करता है, जैसे साइट पे कहाँ पे कौन सी मटेरियल आएगी, कितनी आएगी, स्टील बार कितनी आएगी, ब्रिक्स कितनी आएगी, मटेरियल कौन सा लगेगा, ये सारा कुछ। टाइप्स ऑफ ड्राइंग मैंने आपको जैसा बताया, स्टील ड्राइंग है, कॉलम ड्राइंग आ गई, डिटेलिंग आ गई, उसके बाद बीम डिटेलिंग आती है, प्लम्बिंग की आती है, फुटिंग की है, इलेक्ट्रिकल फुटिंग की है, उसके बाद सैनिटरी पाइपलाइन की जो फिटिंग आती है उसकी भी ड्राइंग्स आती है। इसके अलावा भी बहुत सारी ड्राइंग्स है, उनमें से जैसे एक फायर फाइटिंग ड्राइंग्स आ गई, तो और भी बहुत सारी ड्राइंग्स है मार्केट में जो आती है। यहाँ पे सारे का नाम नहीं लिखा गया, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट है मैंने वो लिख दिए। इसके अलावा भी स्लैब की ड्राइंग अलग से आती है, फुटिंग की ड्राइंग अलग से आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें। ये आप अगर नहीं पढ़ना आता है तो आप पढ़ना सीखें, क्योंकि अगर आपने फुटिंग की ड्राइंग में गलती कर दी तो आपका जो भी स्ट्रक्चर वो टोटल के टोटल कोलैप्स ही होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है। अमेरिका में ही एक एग्जांपल है जहाँ पे सॉइल बियरिंग कैपेसिटी कम थी, उसने फुटिंग भी गलत डाला जिसकी वजह से वो नीचे क्रैक होके वो चला गया नीचे। साथ में जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है उसमें भी गलती हुई थी, उसमें भी सॉइल बियरिंग कैपेसिटी कम थी और फुटिंग में उसने क्या किया था, बस 3 मीटर का फुटिंग डाला था और वो भी इतना वाइड नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो भी फेल हुआ और टिल्ट हो गया था। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे केसेज इंडिया में जहाँ पे फुटिंग फेल होने की वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, सीधे कोलैप्स।
ना कि टिल्ट हुई ना वेट, कुछ नहीं, डायरेक्ट कोलैप्स हुई है। तो ये बात है, आप ध्यान रखना, ड्राइंग रीडिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि आप काम अच्छा दे सको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है BBS, बार बेंडिंग शेड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये स्टील की वेस्टेज रोकने के लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। अभी होता क्या है, तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ TMT स्टील बार रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन इज टर्म्ड एज बार बेंडिंग शेड्यूल। कहने का मतलब ये है कि जो भी स्टील बार्स है उसके क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो भी हम करते हैं कैलकुलेशन, उसी टर्म को हम बोलते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। अब बार बेंडिंग शेड्यूलिंग यही होती है चीज़, जैसा मैंने आपको बताया। फिर आती है इंपॉर्टेंट क्यों है पॉइंट ये, तो इंपॉर्टेंट में आप देख लो कि स्टील बार शुड बी कीप टुगेदर in group that can be identified for each structural unit and list should be well distributed for each other। मतलब ये है each floor कि हर एक फ्लोर के लिए जो स्टील बार है वो ऐसे टैग करके ग्रुप में रखना चाहिए ताकि पता लग सके कौन सी स्टील बार कहाँ की है। लेट्स सपोज 10 mm की जगह आपने 12 mm डाल दिया तो वेस्ट ही है, और 10 की जगह 8 डाल दिया तो वो डेंजर में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना। दूसरी चीज़ है कि इन बार बेंडिंग कटिंग शेड्यूल, कटिंग लेंथ एंड बेंडिंग लेंथ कैलकुलेशन शुड बी डन सेपरेटली। कहने का मतलब ये है कि जो बार बेंडिंग होती है, बार बेंडिंग में हमारा कटिंग शेड्यूल, कटिंग लेंथ एंड बेंडिंग लेंथ अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट होता है। मतलब ये है बार बेंडिंग में जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें कितना सरिया काट के लगाना है वो कैसे अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। मैं बता देता हूँ, जैसे हमारे पास होता है जो स्टीरअप्स होते हैं, स्टीरअप्स होते हैं जो कॉलम को या बीम की जो भी हमारी मेन होती है बार्स, उसको पोजीशन में रखने के लिए और उसको एक ट्रांसफर सपोर्ट देने के लिए लगाया जाता है। तो वो जो स्टीरअप्स होती है वो आपने देखा होगा ऐसी होती है, ऐसी होती है। ठीक है, तो अब अगर हम ऐसे मेजर करेंगे तो डायरेक्ट हम इधर इधर से मेजर करेंगे जो कि गलत है। तो उसको कैसे मेजर करते हैं, उसको मेजर कैसे करते हैं हम कि ये जो होता है इसको मेजर करने का क्या तरीका होता है स्टीरअप्स का, जो हम अगर बार बेंडिंग शेड्यूल को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा रहता है कि अगर स्टीरअप्स है या कोई भी बेंडिंग आ रही है किसी भी टाइप के हमारे बार में, तो अगर वो बेंडिंग 45 डिग्री है तो 1 टाइम्स डी आता है। अब ये डी क्या होता है, यहाँ पे डी होता है डाया ऑफ बार। जो डाया हम ये बेंड कर रहे हैं उसका बार होता है। अगर यहीं पे ये बेंडिंग 90 डिग्री हो जाती है तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स डी, यहाँ पे भी डी डाया ऑफ बार आता है। अगर ये लेट्स सपोज इतना हो जाता है अराउंड 120 के आसपास, तो ये आता है 3 टाइम्स डी। तो ऐसे कैलकुलेशन हम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, ये वाली आप जब देखेंगे टर्म तो ये वाली पे 3 टाइम्स डी आ जाता है। तो इसको पूरा कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से 2 टाइम्स डी, यहाँ से 2 टाइम्स, यहाँ से 2 टाइम्स, ये सब माइनस करते जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना कि ऐसे ही कैलकुलेशन की जाती है इसकी बार बेंडिंग शेड्यूल की, जिसकी वजह से क्या होता है सारा चीज़ जो बेंडिंग होता है, जहाँ से भी हम स्टील बार बेंड करते हैं, बता देता हूँ मैं। जैसे एक ये स्टील बार है, इसको अगर मैंने यहाँ से बेंड किया ना तो यहाँ पे कुछ एक्सपांसन होता है लेंथ का। ठीक है, स्टील बार ऐसे मुड़ता नहीं है डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे बेंड होने के लिए उसको कुछ जैसे एक्सटेंशन होता है इसमें थोड़ा सा, और फिर वो बेंड होता है, तो उसको माइनस करना पड़ता है। क्योंकि जो लेंथ बेंड होता है ना, तो ये जो थोड़ा सा भी इंक्रीज हुआ है उसको हम बचा के नेक्स्ट वाले चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारी स्टीरअप्स कई हज़ारों लग जाती है एक बिल्डिंग में, तो उन हज़ारों को अगर हम 10 mm भी एक में से 10 mm भी एक जॉइंट से बचा रहे तो हमारे पास एक स्टीरअप में ही अराउंड 40 से 50 हमारे पास बच जाएगा। 40-50 का है 4 से 5 सेंटीमीटर। तो 4 से 5 सेंटीमीटर अगर एक स्टीरअप्स में बच रहा है तो हमारे पास तो इतनी सारी स्टीरअप्स है। तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम इसलिए बार बेंडिंग शेड्यूल को ज़्यादा कंसीडर करते हैं। ठीक है, बार बेंडिंग शेड्यूल भी बहुत वास्ट है, उसका सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। तो जो मेन पार्ट होगी, मेन चीज़ें होगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कुछ टाइम में आने वाली वीडियोज़ में। अब इसका यूज़ क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ स्टील फॉर कंस्ट्रक्शन वो भी निकाल सकते हैं आप। फिर आप रिड्यूस वेस्टेज ऑफ स्टील कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया आपको। इंक्रीज कंस्ट्रक्शन स्पीड, अब ये कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन की स्पीड कैसे इंक्रीज करती है,
तो ये ऐसा होता है कि लेट्स सपोज मेरे को पता है कि कितनी स्टील लगनी है, ठीक है। तो जितनी स्टील लगनी है मैं उतना ही अरेंज करके रखूंगा ऑलरेडी साइड्स पे। तो जितना अरेंज हो, मतलब लेट्स सपोज मेरे को 1 टन लगानी है स्टील, ठीक है। 1 टन स्टील रिक्वायर्ड है मेरे को, ठीक है। आज चाहिए मेरे को स्टील, ठीक है। और मेरे को ऑलरेडी पहले पता था कि हाँ मेरे को 1 टन स्टील लगेगा आज के दिन। तो मैंने क्या किया, पहले ही प्री ऑर्डर करके और उसके बाद उसको स्टोर में डाल दिया। तो प्री ऑर्डर करके स्टोर करने का क्या बेनिफिट हुआ कि आज मेरे को स्टील मिल गई और मेरा काम हो गया। तो इससे क्या हुआ, अगर मेरे को आज ही स्टील चाहिए और आज ही मेरे को बताओगे तो मैं ऑर्डर नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कंस्ट्रक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। तो बार बेंडिंग शेड्यूल से ये बेनिफिट है कि मेरे को पहले पता लग जाता है कितनी स्टील चाहिए। दूसरी बात, एक चीज़ और होती है कि इसके बाद हम प्रीकास्ट भी इससे कर सकते हैं सारा कुछ। अगर प्रीकास्ट बनाना है तो हमारे पास ऑलरेडी बार बेंडिंग शेड्यूल होगी, हमें पता होगा कितना स्टील चाहिए। तो प्रीकास्ट में भी एक और बेनिफिट होगी, प्रीकास्ट ऑलरेडी फास्ट होता है, उसमें और फास्ट हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन का। अब ये एस्टिमेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बात आगे पता लगेगा आपको। इसमें होता क्या है ये देख लेते हैं। एस्टिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ए स्ट्रक्चर। जैसा कि आप ये देख सकते हो, पढ़ सकते हो, इससे ही पता लगता है डेफिनेशन से ही कि एस्टिमेशन कुछ नहीं है, बस एक किसी भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए जो भी हमारा लगता है, पैसा लगे, मटेरियल लगे, उसका एक फोरकास्ट एस्टिमेशन निकालते हैं। मतलब फोरकास्ट करके बताते हैं कि इतना लग सकता है अराउंड लमसम। कई केसेस में जब डिटेल एस्टिमेशन करते हैं, एस्टिमेशन में बहुत टाइप के होते हैं, जब हम डिटेल एस्टिमेशन करते हैं तो उसमें हमें एग्जैक्ट अमाउंट भी पता लग जाता है, जिसके थ्रू हम टेंडर्स भरते हैं। टेंडर्स में हमें लमसम अमाउंट मिलता है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपना डिटेल एस्टिमेट बना के फिर टेंडर फिल करते हैं। तो उसमें हमें पूरा एग्जैक्ट अमाउंट पता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एस्टिमेटिंग प्रोसेस में स्पान सेवरल फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट, मॉनिटरिंग कॉन्सेप्ट, स्कीमेटिक डिजाइन डेवलपमेंट एंड फाइनल कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स। एस्टिमेशन में ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर हो सकती है। बहुत सारी सेवरल स्पान, मतलब बहुत सारी चीज़ें फेजेस यूज़ होती है। उसी में से कुछ फेजेस ने बताया है कि मॉनिटरिंग कॉन्सेप्ट हो गया, फाइनल कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स, ये सारा कुछ। अगर एस्टिमेट बनाना है तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स तो होना चाहिए ना, कि हमारे पास बिल्डिंग कौन सी है, कितना एरिया है, कहाँ कौन सी फ्लोर्स वगैरह है, कितनी ब्रिक वॉल्स यूज़ हो रही है, कितने mm की यूज़ हो रही है, कितने सेंटीमीटर की यूज़ हो रही है, इंच की यूज़ हो रही है। ये सारा चीज़ पता रहेगा तभी तो हम उसका कॉस्ट या फिर जो भी उसमें मटेरियल लगने वाला वो निकाल पाएंगे। तो वो बताया गया है। इसके बाद आती है पर्पस क्या होता है। तो पर्पस जैसा मैंने बताया, द नेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। कहने का मतलब वही है कि जैसा मैंने बताया कि कितना मनी रिक्वायर्ड है प्रपोज्ड जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए। फिर आता है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोग्राम देयर टाइमली प्रोक्यूरमेंट, मतलब क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कितनी रिक्वायर्ड है, जैसा मैंने पहले बताया था वही सेम चीज़। फिर आता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्कर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे मैं बता रहा हूँ, ये कहना ये चाह रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर कितने रिक्वायर्ड है एम्प्लॉय, वो हमें पहले ही पता लग जाता है। क्योंकि आपको भी पता है सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में हमारे पास ऑलरेडी गिवन होता है कि हमारी कितनी वर्कर की इफिशिएंसी क्या है, वर्कर की इफिशिएंसी क्या है, उसके एक वर्कर की इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो वर्क है उसको डिवाइड वगैरह करते हैं, तो पता लगता है कि हमें कितने वर्कर चाहिए, ठीक है। तो वर्कर की इफिशिएंसी पता लग जाती है तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर आ जाएगा, लेकिन डिवाइड करने के लिए हमारे पास वर्क तो होना चाहिए ना। तो ये पता लगता है, वर्क हमारे पास एस्टिमेशन से आ गया तो हम नंबर ऑफ वर्कर निकाल सकते हैं, जितने रिक्वायर्ड है एम्प्लॉय बोल दो, आप वर्कर बोल दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। एस्टिमेट क्यों जरूरी है, ये मैंने बताया था आपको कि मटेरियल के केस में कैसे जरूरी है। अब बता रही है कि जो हमारे पास वो है मशीनरीज है, उसके अकॉर्डिंग क्यों जरूरी है। मशीनरीज के अकॉर्डिंग इसलिए जरूरी है कि लेट्स सपोज अगर मैं कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा छत आज डलने वाला है, अगर मेरा जो रूफ है वो आज डलने वाला है, आज अगर उसको डालना है, रूफ को मुझे आज डालना है, तो रूफ डालने के लिए हमारे पास क्या क्या होता है, मिक्सर होता है और वाइब्रेटर होता है, वाइब्रेटर वगैरह होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है हमारे पास। तो अगर हमने एस्टिमेट बनाया है तो हमें पता होगा कि एस्टिमेट में क्या होता है, हमें टाइम भी मिल जाता है कि हाँ इस टाइम तक हमें छत डालना है। तो अगर मेरे को पता रहेगा, आज से 6 महीने पहले पता रहता कि आज के दिन मेरे को छत डालना है, आज के आसपास, आज या कल या परसों ऐसे टाइम में, तो मैं क्या करता, 1 हफ्ते पहले या फिर 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ऐसा मंगा के रखता है इक्विपमेंट हमारा। तो
छोटे साइटों पे क्या होता है, हम छोटी मोटी मिक्सर, ट्रांजिट मिक्सर लाके लगा देते हैं, हो जाता है। बड़ी साइटों पे क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा मिक्सिंग करनी होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कंक्रीट चाहिए होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमें प्री एस्टिमेट लगा के रखना होता है कि इतने टाइम के बाद हमें ये मशीनरी चाहिए और सारी चीज़ें चाहिए। जैसे डैम का मान लो एक एग्जांपल, डैम को कंस्ट्रक्शन करने टाइम हम ये नहीं कह सकते कि हमें अगर आज डैम में कंक्रीट डालना है तो हमें आज मशीनरी चाहिए, नहीं। डैम में कई हज़ारों लाखों टन लाखों क्यूबिक मीटर तक होता है हमारे पास जो कंक्रीट यूज़ होता है, तो उतने अमाउंट ऑफ कंक्रीट हम नहीं डाल सकते ना एक बार में, और ना उस टाइम कर सकते। तो अगर लेट्स सपोज 20 या 30 क्यूबिक मीटर भी कंक्रीट यूज़ हो रहा है ना एक दिन में, तो हमें उसके लिए या तो आरएमसी पहले से बुक करके रखनी होगी, या तो हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो पहले से अरेंज करके रखनी होगी, क्योंकि इतनी कंक्रीट भी बहुत ज़्यादा होती है। एक आरएमसी में मुश्किल से आती है 6 क्यूबिक मीटर आती है, हाँ, तो अराउंड 6 आती है, आई एम नॉट कन्फर्म्ड, लेकिन हाँ जहाँ तक मेरे को पता है 6 क्यूबिक मीटर आती है। तो अगर एक आरएमसी में 6 क्यूबिक मीटर आ रही है तो हम बुक करके रखेंगे तभी तो हमारे पास उतनी क्यूबिक मीटर कंक्रीट हो पाएगी। अदरवाइज आरएमसी प्लांट की भी बुकिंग होती है बहुत सारी जगह, तो हम वो गलती ना कर दें, इसलिए एस्टिमेशन जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे वाला है वो है ड्रॉ अप कंस्ट्रक्शन शेड्यूल एंड प्रोग्राम। वही जो मैंने बताया कि टाइम कितना लगेगा, कब की रिक्वायरमेंट होगी मशीनरीज की, वो सारा कुछ हमें पता लग जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये देखो, अब कोई बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, अब मैंने जैसे अदर टॉपिक में डाल रखा है इन सब चीज़ों को। ये क्या है, ये ऐसे टॉपिक्स है जो आपको आने ही चाहिए साइट्स पे। इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन हाँ ये आपको और ज़्यादा एक अच्छा साइट इंजीनियर बनाने में हेल्प करता है। कौन कौन से टॉपिक है, पहली है मटेरियल ऑर्डरिंग। अब बहुत सारे साइट्स पे क्या होता है कि मैंने भी देखा है कि देखा गया है कि मेरे साथ हुआ है, मैं जब पहली बार निकला था तो मेरे को ये नहीं आता था, मटेरियल कितना ऑर्डर करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन सी करना है, मेरे को नहीं पता होता था। होता क्या था, मैं जाता था साइट पे, मेरा इंजीनियर ने मेरे को बोल दिया, जेई ने, कि मटेरियल देख लेना और कल ऑर्डर कर देना। वो चला गया साइट पे, बस मैं था, मेरे नीचे और कोई नहीं थे, बस लेबर थे। मैंने लेबर से पूछा, खुद जाकर देखा मटेरियल वहाँ कितना था, नहीं था, मेरे को लगा हो जाएगा कल का काम। मुझे ये नहीं पता था कि कल और भी बहुत सारे काम होने वाला है जो एड ऑन होने वाला है। जैसे जो फिनिशिंग का काम स्टार्ट होने वाला था, तो जो सेंड होती है, एग्रीगेट होती है, फाइन एग्रीगेट, वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है फिनिशिंग के काम में। तो जब अगले दिन आया तो मैंने ऑर्डर नहीं किया था मटेरियल, मैंने बस स्टील बार ऑर्डर के लिए डाल दिया था कि स्टील बार ऑर्डर देना है। स्टील बार ऑर्डर दे दिया, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट थी 1 हफ्ते बाद, और कल के कल सेंड की रिक्वायरमेंट थी, मेरे पास थी नहीं। तो जब मेरे जेई ने आया तब मेरे को सुनाया। ऑब्वियस सी बात है, साइट पे बिना सुने आप नहीं रह सकते हो। फिर जो मेरा कॉन्ट्रैक्टर आया था, लेबर कॉन्ट्रैक्टर था, और जो फिनिशिंग का कॉन्ट्रैक्टर था, वो कह रहा था क्या करे। फिर हमारे पास वेस्टेज में पड़ी थी सेंड्स। वेस्टेज का मतलब हो गया कि उसमें बहुत सारी जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, पेड़ की पत्तियां वगैरह, ये सब टूट के गिर जाती है, और फिर ईंटें वगैरह लगी रहती है, फेंक के रहती है। तो वैसे टाइप का सेंड था। फिर हमने उसको छाना, निकाला, उसको छन्नी से उसको अलग किया, उसके बाद उसको यूज़ किया। तो ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट, नहीं सुनना हो किसी से तो ये चीज़ आपको सीखना होगा, मटेरियल ऑर्डरिंग। ये क्या सारी चीज़ जो भी मैंने बताई है वो सारा कुछ आपको सीखना होगा। मटेरियल ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपका काम रुक भी सकता है। अगर आपका काम रुका, आप सबसे जूनियर हो, तो सारा चीज़ आप पे आएगा। ये बात आप मान के चलो, ये फैक्ट है, ये होता है। जैसे मेरे साथ हुआ था, जैसे आपके साथ होगा। ये हर एक साइट की कहानी है, कोई वो नहीं है, हर एक साइट पे सेम चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं भी, ये आप सीख जाओगे। ये कैसे लोग सीखते हैं, जब आप नए नए जेई बनोगे ना, जेई कह रहा हूँ, साइट सुपरवाइज़र बनोगे, तो सुपरवाइज़र को लोग इतना प्रेफरेंस नहीं देते। सुपरवाइज़र क्या होता है, वो बस काम देखता है और काम को कैसे तरीके से करवाना है और प्रिसीजन से करवाता है, वो तय करता है। ठीक है, तो जेई जो भी हमारा साइट इंचार्ज होता है, साइट सुपरवाइज़र होता है, तो साइट सुपरवाइज़र काम करवाते रहता है, उसको नहीं पता होता है कि ये चीज़ है क्या प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट। होता क्या है, हमारा जो इंजीनियर होता है ना, इंजीनियर्स का एक ग्रुप बना रहता है, उसमें जेई रहते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर रहता है, उसके बाद और भी इंजीनियर्स आते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, उनका भी। तो जो हमारा इंजीनियर होता है वो बैठ के डिसाइड करता है इवनिंग में, हर एक इवनिंग में वो जो भी काम हुआ रहता है उस दिन का, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है। मतलब उसको बोलते हैं डीपीआर, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। वो डेली डीपीआर बनाता है। डीपीआर बनाने के बाद उसमें फिर जो भी काम हुआ है और जो भी काम बचा हुआ है उसको होने के बाद वो फिर निकालता है कि कितना काम हमारा बचा हुआ है। फिर उसके हिसाब से
वो डिसाइड करता है कि कितने टाइम में हो जाएगा या कितना टाइम बचा हुआ है हमारे पास। तो अगर मान लो कि मेरे को बहुत सारी साइटों पे होती है कि किसी भी सीनियर का या किसी भी जो अगर गवर्नमेंट की साइट है तो कोई भी जो हमारा पॉलिटिशियन है वो विजिट करने आ जाता है, विजिट पे आ जाता है। कोई भी एमपी हो सकता है या फिर कोई भी जो हमारे पास नीचे के होते एमपी हो सकता है या फिर उसके ऊपर भी हो सकते हैं, जो और ऊपर ऊपर चले जाओगे सेक्रेटरी वगैरह, कई बार डीएम वगैरह भी आ जाते हैं विजिट करने की, क्या चल रहा है साइट पे, काम कैसे चल रहा है, ढंग से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सेफ्टी का क्या ख्याल रखा हुआ है, ये सारा कुछ देखने के लिए। तो जब विजिट होती है तो विजिट जब हम साइट पे वर्क करते हैं तो साइट हमारी डिले रहती है, फिक्स है डिले रहती है, बहुत सारी साइटें डिले रहती है। तो अगर किसी की विजिट होने वाली है ना तो हमें पता लग जाता है कि विजिट होने वाली है, तो एक दिन पहले ही हम लेबर को एक्स्ट्रा रुकवाते हैं, उनको डबल पैसा देते हैं या जो भी देना हुआ देते हैं, और उसके बाद उनसे हम पूरी रात तक काम करवा सकते हैं। कई केसेस में होते हैं, मैंने खुद करवाया हुआ है, मैंने 4-5 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाए थे लेबर से। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, कई बार पार्टी दे दिया, ये सब चीज़ें चलती रहती है साइट पे, इंजॉयमेंट भी चाहिए, कितना काम करोगे यार। तो कई बार पार्टी दे दिया, कई बार ऐसे ही मज़े कर रहे हैं, कई बार ये हुआ कि उनको बता दिया कि चलो ये कर लो ऐसा वैसे। तो ये सारी चीज़ें होती है कि उनको पैसे भी दिए जाते हैं, कई बार अटेंडेंस डबल कर दी जाती है, तो ये चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट। अब वो जो इंजीनियर होता है वो विजिट के टाइम तक अगर उसका प्रोजेक्ट शेड्यूल अगर टाइम पे होता तो उसको नहीं करवाना होता एक्स्ट्रा काम, तो वो इंजीनियर डिसाइड करता है कि डेली रिपोर्ट देख देख के कि हाँ प्रोजेक्ट आगे चल रहा है या प्रोजेक्ट डिले चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अगर साइट सुपरवाइजर भी बन रहे तो भी आप ये चीज़ें सीख सकते हो धीरे धीरे, ठीक है। ये कोई भी वो चीज़ नहीं कि आप नहीं सीख सकते हो, अगर साइट सुपरवाइजर बने हो फिर इंजीनियर बनोगे, ये वो नहीं, आप यहीं से भी सीख सकते हो। अगर आप बीटेक करके साइट सुपरवाइजर लगे तो ऑब्वियसली आप जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है या प्रोजेक्ट इंजीनियर उसके साथ बैठोगे, उससे बात करते रहोगे। तो जो ऑफिस है वो ऑफिस सेम रहता है हमारा, वहाँ पे ड्राइंग्स भी रहती है, वहाँ पे ही सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपरेशन होते रहती है। तो अगर अच्छा इंचार्ज है आपका तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, आपको सिखाएगा। मेरा इंचार्ज अच्छा था, सिखाता था, टाइम पे सुनाता भी था, तो दोनों काम है साथ साथ। तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। अब जो आगे आती है वो आती है डीलिंग विथ क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर। ये है सिरदर्द वाला पार्ट, ठीक है। इसको डील करने का, देखो ये तुम्हें पागल कर देगा और ये तुम्हें पागल से भी ऊपर तक ले जा सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना, इससे आप लड़ सकते हो, इनसे आप नहीं लड़ सकते हो, किसी भी कंडीशन में आप इनको नहीं कुछ कह सकते हो। इससे आप लड़ो, इसको गालियाँ दो, इससे गाली खाओ, आपकी मर्जी, आप जैसे भी डील कर रहे हो। लेकिन ये आएंगे तो आपको चुपचाप सुनना है, और वो जो कहे, चाहे वो सही कह रहा हो गलत कह रहा हो तो एक बार को करेक्शन को लोग बोल दो कि सर ये गलत हो सकता है, अदरवाइज सही कह रहा तो कर दो, उसी टाइम कर दो। अब कॉन्ट्रैक्टर कौन से होता है? कॉन्ट्रैक्टर का मतलब हो गया प्लास्टर के लिए कॉन्ट्रैक्ट हम देते हैं, कई बार फ्लोरिंग के लिए, शटरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो प्लास्टरिंग के लिए दे दिया, प्लास्टर के लिए दे दिया, शटरिंग के लिए। उसके बाद कई बार हम दे देते हैं कोबा वर्क के लिए दे देते हैं, ब्रिक वर्क के लिए दे देते हैं, ब्रिक वर्क के लिए हम दे देते हैं कई बार। उसके बाद कई बार हम उसके दे देते हैं, रूफ के लिए अलग से हम दे देते हैं। रूफ की जो भी हमारी लगती है स्टील्स बार, उसके लिए हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर दे देते हैं, लेबर के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर रखते हैं। तो ये सब चीज़ें आती है, ये कॉन्ट्रैक्टर रहता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये क्या करेगा, अगर आपने इसको पैसे दिए है तो ये काम करेगा, ठीक ठाक करेगा। लेकिन अगर ये पुराना हो जाता है ना थोड़ा सा, अगर अभी कोविड के टाइम क्या हुआ था कि लेबर कम थे, ठीक है, लेबर कम थे, लेकिन काम तो सिविल कोई कंपनी बंद करेगी नहीं ना, काम बंद हुआ था थोड़े टाइम, लेकिन जब काम खुला ना तो लेबर बहुत सारे थे जो नहीं गए थे, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर था इसने लेबर मंगाया था, तो इसने पूरे लॉकडाउन इसको खिलाया, जो लेबर रह गए थे। तो इसने अगर खिलाया है ना उनको, तो ये निकालेगा भी, ये फिक्स है। तो कोई भी इंसान अपना घाटा नहीं देखता है आज के ज़माने में। तो ये बंदा क्या करता है कि जो भी हमारी साइट से एक साइट नहीं लेके 4-5 साइट ले लेगा और हर जगह थोड़े थोड़े डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो साइट बिजी भी रहती है, सारे साइट का इसको कॉन्ट्रैक्ट भी मिला हुआ है। अब जो साइट जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कंपनी ने, वो इसको चेंज करने के लिए टाइम तो लगेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि आज अगर दिया है उसने वार्निंग तो कल चेंज कर देगा, नहीं। तो ये वो गेम खेलता है, ये आज 4 लाएगा, कल अगर तुम इसको सुनाओगे तो कल 14 ला देगा, 15 ला देगा, लेकिन अगले दिन फिर 4-5। तो ये चीज़ें ये बहुत करता है।
इसके बहाने भी बहुत है, कई बार कहेगा मटेरियल नहीं है, कई बार कहेगा कि आपका बंदा नहीं है, कई बार कहेगा कि आप मटेरियल वहाँ पहुँचा के दो। जैसे मेरे साइड पे क्या था, एक सुपरवाइजर था, लेबर का था, प्लास्टिंग का दे रखा था। वो क्या करता था, हमारे पास थी मटेरियल पड़ी थी, मेरा जेई नहीं आया था, मैं सुपरवाइज़र था उस टाइम, मेरा जेई नहीं आया था। उसने बोला कि आप एक काम करो, लेबर लगवा दो और जो प्लास्टिंग के लिए आए उनको काम पे लगा दो और मैं आ रहा हूँ। वो आधे घंटे लेट थे उस दिन ट्रैफिक की वजह से। ये बंदा अपना लेबर लेके ये पूरे कंपाउंड को घूम रहा है, सोसाइटी बन रही थी, पूरे कंपाउंड में ये विजिट कर रहा है, लेकिन मैं अपना लेबर लगा रहा था, जो कंपनी के थ्रू आई थी ना लेबर्स, मैं उनको अरेंज कर रहा था। इसने एक बार भी आके मेरे को नहीं बोला कि मटेरियल नहीं है। मैं ऊपर था 7th फ्लोर पे, काम वहाँ तक पहुँच चुका था, वहाँ बनवा रहा था, मैं लगवा रहा था लेबर्स को। मैंने लगाया, लगाने के बाद लगा ही रहा था, टॉप फ्लोर पे था कि मेरे को कॉल आई मेरे जेई की कि आप नीचे आओ। मैं नीचे गया तो ये बंदा मेरे जेई से लड़ रहा है कि आपका बंदा मेरे को बताया नहीं कि मटेरियल नहीं है। मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर ने पूछा ही नहीं मटेरियल है कि नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि मैंने आधे घंटे पहले पूछा था। मैंने कहा किसी ने पूछा नहीं। तो इसने क्या किया, मेरे को फंसा दिया। मेरा जो जेई था वो मेरे को सुना रहा है कि आधे घंटे तुम लोग से मैनेज नहीं होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अब आप सुपरवाइजर अब नहीं कुछ कह सकते हो। अब मैं उस टाइम चुप रहा, फिर इसके लेबर को लगाया, फिर जेई के साथ बैठा, फिर मैंने कहा कि इस बंदे से पूछो कि इसको काम करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो ये बताया अभी कि इसने मेरे से पूछा था या नहीं पूछा था। फिर बात हुई तो पता लगा इसने नहीं पूछा था। फिर मेरे जेई ने इसकी फजीहत निकाली पूरी की पूरी। उसके बाद फिर आधे घंटे बाद तीनों चाय पी रहे थे साथ बैठ के। यही होता है साइड पे, आधे घंटे बहुत है मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए, आधे घंटे भी बहुत हो गए। तो ये चीज़ होती है। अब क्लाइंट के केसेस में क्या होता है, क्लाइंट जब आता है ना तो बहुत सारी चीज़ें क्लाइंट कहता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे चलो। जब हम काम करते हैं साइड पे तो हम बहुत सारी चीज़ें बचा के चलते हैं कि पैसे कहीं से भी बच जाए, ठीक है। क्लाइंट वो नहीं चाहता है, क्लाइंट चाहता है कि आप अपनी जेब से भी पैसा लगा दो हमारे में, जो एस्टिमेट है हम उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आप अपने जेब से लगाओ। तो वो क्या कहेगा, अगर टाइल में लेट्स सपोज टाइल में ये टाइल होती है हमारी, अगर इतनी सी भी गैप है ना, ये टूट गई, सपोज दैट कि ये टूट गई गलती से, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे सोचोगे यहाँ पे पीओपी तो आ ही जाएगा, तो ठीक है इतना चलता है। वो कहेगा नहीं, इसे कंप्लीटली हटाओ, नया लगाओ यहाँ पे। ये दिक्कत है, क्लाइंट ऐसे काम करते हैं। क्लाइंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते हो, क्योंकि एक तो वो क्लाइंट है, पैसे वही देगा, सब कुछ वही है। तो इसलिए आपको क्लाइंट को डील करना आना चाहिए प्यार से। आप कभी क्लाइंट के ऊपर चिल्ला नहीं सकते, चीख नहीं सकते, ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो क्लाइंट से आपको डील करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। अब आगे आती है लेबर मैनेजमेंट। जैसा मैंने बताया, लेबर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेबर मैनेजमेंट के थ्रू ही आप सब कुछ कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को टाइम पे चला सकते हो, एस्टिमेशन को भी आगे पीछे नहीं रख के क्या बोलते हो उसको ट्रैक पे रख सकते हो। इसके साथ ही लेबर मैनेजमेंट से एक चीज़ और होती है, वो ये होती है कि हमारी साइट जल्दी भी कंप्लीट हो सकती है अगर लेबर मैनेजमेंट आपका ज़्यादा अच्छा है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास मटेरियल है या नहीं। अगर मटेरियल नहीं है तो लेबर लागू क्या करोगे यार, उससे अच्छा मत लेके आओ लेबर, उनको रहने दो। तो ये दिक्कत होती है। अब आगे आता है बिल ऑफ क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी की बिल बनाने आपको आनी चाहिए। जब साइट पे रहोगे तो आपको बिल बनाना होगा बहुत ज़्यादा। मैं भी साइट पे था, मैंने भी बिल बनाया बहुत सारे, एक्सेल में बनते हैं ये बिल्स। आपको ये इन सब की वीडियो भी मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पे, सॉलिट्यूड एजुकेशन पे, ये सारा कुछ ये भी मिल जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो बिल बनाना आना चाहिए। बिल बना के भेजोगे कंपनी को, तभी कंपनी आपको आगे पेमेंट करेगी। तो इसलिए आपको बिल बनाना आना चाहिए। बड़े साइटों पे यही दिक्कत है कि बिल बनाना कंपल्सरी होता है, अकाउंटेंट रहता है। छोटी साइटों पे अकाउंटेंट नहीं रहता है। तो छोटी साइटों पे क्या होता है, जो जेई रहता है या सुपरवाइजर रहता है, वो बिल बीओक्यू बनाता है, हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि आपको जो भी वीडियो इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस है वो आपको मिल जाएंगे बहुत जल्दी। चाहिए तो मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो या उससे आगे वाली वीडियो में मैं डाल दूंगा इंटरव्यू क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है। मैं वो भेड़ चाल नहीं चलता कि एक ही बार उठा के क्वेश्चन डाल दिया कि ब्रिक की साइज़ कितनी होती है। कोई नहीं पूछता ब्रिक की साइज़ कितनी होती है, ठीक है। लिटरली नो वन आस्क्ड यू अबाउट व्हाट इज़ द साइज ऑफ ब्रिक एवर। मैंने अराउंड 50 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए, किसी ने भी नहीं पूछा है। नो वन इवन आस्क्ड कि कॉलम में कितने mm के सरिया दे, किसी ने नहीं पूछा। लोग क्या पूछते हैं कि वेट कैसे निकालोगे, बीबीएस आता है कि नहीं आता है। बीबीएस आता है तो बीबीएस में 90 डिग्री पे कितना लगेगा, 120 पे कितना लगेगा, 45 पे कितना आएगा।
लोग ये कहेंगे आपसे कि एक कॉलम दे देंगे, कहेंगे इसका एस्टीमेट निकाल के बताओ, एक बीम दे देंगे, कहेंगे इसका एस्टिमेशन बताओ, इसका डिटेल एस्टीमेट बनाओ, इसको डिज़ाइन करो। ऐसे सवाल होते हैं इंटरव्यू में। मैं वो नहीं कह रहा कि ब्रिक की साइज कौन पूछता है यार, किस ज़माने में आप ब्रिक की साइज़ याद कर रहे हो, पागल हो क्या? ये नहीं होता है, ठीक है। ब्रिक की साइज़ वगैरह वेस्ट ऑफ टाइम है, वो आपको भी पागल बना रहे हो, आप बन भी रहे हो, वो सब मत करो। आप जो पढ़ना है साइट के लिए वो पढ़ो, बीबीएस पढ़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीबीएस। डिज़ाइन पढ़ो किसी भी कंपोनेंट की, डिज़ाइन पूछेगा। अगर बहुत अच्छी कंपनी है तो आपके इंटरव्यू में रिटन एग्जाम में बीबीएस ही आएगा। अगर आर्किटेक्चर का फॉर्म है तो आप डिज़ाइन करना सीखो किसी भी एक प्लॉट को, किसी भी एक स्पेसिफिक जो हमारा एरिया है उसके प्लॉट को, उस एरिया में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। किसी भी टाइप का एरिया आएगा अराउंड 20 से 30 के बीच में, तो मैं इस वाले डिज़ाइन को ही बनाऊंगा। तो ये बात चीज़ें आप एक्सपर्ट बनो इन सब चीज़ों में। आप वो याद मत करो यार कि ब्रिक की साइज़ कितनी है, वो वेस्ट है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आने वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर आपको पढ़ना हो और भी चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो हमारी पिछले सारे वीडियो कंसीडर कर सकते हो यूट्यूब पे भी, या हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी और सारी कोर्सेज भी मिल जाएगी, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वगैरह सारी। सो थैंक यू सो मच।